एक जज को 4 लोगों की हत्या के केस में फांसी की सजा हुई और ये 4 लोग कोई बाहर वाले नहीं थे बल्कि उनके परिवार के ही सदस्य थे। उसके बाद उनकी दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी ठुकरा दिया और जज साहिब को 14 फरवरी साल 1976 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। असम के धुबरी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उपेंद्र नाथ राजखोवा 1969 में वहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर पोस्टेड हुए। उसके बाद वो वहां पर तकरीबन 1 साल रहे और 1970 में रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पहले अपनी पत्नी और अपनी बड़ी लड़की की जान ली और उसके बाद अपनी दोनों छोटी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। फरवरी से लेकर 3 महीने का समय बीत चुका था। उनकी पत्नी के भाई 3 महीने से अपनी बहन से बात नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद तंग आकर वो संपर्क करते हैं उपेंद्र नाथ राजखोवा से, पर उनसे भी कोई संपर्क नहीं होता। डीआईजी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते सिलीगुड़ी पहुंचते हैं तो वहां पर जज के इकबालिया बयान को सुनकर वो भौचक्के रह जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जय हिंद। एक ऐसा जज जिसने 4 लोगों की हत्या कर दी और ये 4 लोग कोई बाहर के नहीं थे बल्कि उनके परिवार के ही सदस्य थे। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण थे, क्या उन्होंने पहले ही ऐसे प्री प्लान करके रखा हुआ था या अचानक कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जिस वजह से उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल कि उन्होंने अपनी नौकरी के आखिरी दौर में यानी रिटायर होने के बाद ही ऐसा क्यों किया, यह सबसे बड़ा सवाल था। तो आज बात करेंगे उपेंद्र नाथ राजखोवा की, जो कि असम में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर तैनात थे। उपेंद्र नाथ राजखोवा की 1969 में पोस्टिंग हुई असम के धुबरी में। धुबरी में जब वो रहने आए तो वहां पर सबसे पहले वो सर्किट हाउस में रहे। अब अधिकारी जो भी कोई जिले में नया आता है तो उसे एकदम से बंगला अलॉट नहीं हो पाता है, क्योंकि पुराना अधिकारी उसको जाने में वहां से समय लगता है, सामान शिफ्ट करने में समय लगता है, उसके बाद रेनोवेशन होती है, तो उसके बाद नए अधिकारी को घर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस से उपेंद्र नाथ राजखोवा भी गुजर रहे थे। कुछ दिन ये प्रोसेस चला, बंगला मिला। बंगला मिलने के बाद इन्होंने सबसे पहले सोचा कि मैं अपने परिवार को यहाँ पर बुलाता हूँ। अब परिवार में इनके कुल 4 सदस्य इनको अलावा और हैं। 4 सदस्य हैं पत्नी, जिनका नाम है पुतुली राजखोवा। उसके बाद सबसे बड़ी बेटी निर्मली राजखोवा, या उसका नाम था लीनू। दूसरे नंबर की बेटी थी जोनाली उर्फ लूना और तीसरे नंबर की बेटी थी रूपाली। तो ये 4 लोगों का, 4 सदस्यों का ये परिवार था और इस परिवार के साथ ही खुद जज साहब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। अब असम और पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है, महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस अवसर पर उपेंद्र नाथ राजखोवा अपने पूरे परिवार को वहां पर बुला लेते हैं और उसके बाद वो अपनी 2 छोटी बेटियों को वापस भेज देते हैं गुवाहाटी, क्योंकि उनकी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई खराब ना हो जाए, और पत्नी और बड़ी बेटी को वहीं पर रोक लेते हैं। अब 2 फरवरी साल 1970 को जज साहब की रिटायरमेंट होनी थी और उसके बाद जो है मकान छोड़कर, सरकारी घर छोड़कर उन्हें चले जाना था। इसलिए जज साहब ने रिटायरमेंट के ठीक अगले दिन 3 तारीख को अपने किराएदार को, जो गुवाहाटी में उनका घर था, उसमें उनका टेनेंट रह रहा था, उसको फोन किया और उसे कहा कि अब ये घर खाली कर दीजिए क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूं, वहां पर मैं अपने परिवार के साथ आकर रहूंगा। इतनी बात हुई तो उसके बाद उसने कहा ठीक है सर, मैं घर खाली कर दूंगा। ये बात हुई। उसके बाद जो है घर में लगातार सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 छोटी बेटियां घर वापस जा चुकी थी गुवाहाटी में, उनकी पढ़ाई ठीक चल रही थी, पत्नी और बेटी वहां पर रह रहे थे। अब इस बीच क्या हुआ कि जज साहब ने देखा कि बाथरूम के बाहर एक पेड़ है और पेड़ के जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो अंदर तक आ रही हैं, घर के अंदर तक, बाथरूम के अंदर तक। तो वो अपने माली और अर्दली को बुलाते हैं और वो शाखाएं वो काटने को कहते हैं, और बल्कि ये कहते हैं कि पूरा पेड़ ही काट दो और इसे बल्कि नीचे से उखाड़ दो। माली और अर्दली यही करते हैं, पेड़ काट देते हैं, उखाड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा गड्ढा गहरा कर दीजिए क्योंकि मैं नया पेड़ लेकर आऊंगा कूच बिहार से, और मैं नए जो जज आएंगे उन्हें अच्छा लगेगा घर में आकर कि इतने सुंदर पेड़ इस घर में लगे। उसके बाद वो माली और अर्दली को अगले दिन कहते हैं कि मेरी जो किचन है इसमें भी एक पेड़ की शाखाएं आ रही हैं, इस पेड़ को भी काट दिया जाए और वहां पर भी एक गड्ढा कर दिया जाए ताकि नए पेड़ को लाकर मैं लगा सकूं।
और माली और अर्दली मिलकर वो काम कर देते हैं। अब 2 गड्ढे घर में हो गए हैं। तो इसके बाद इनकी पत्नी की नजर पड़ती है, पुतली राजखोवा की नजर पड़ती है। वो देखती है, उसे बड़ा अजीब लगता है। वो माली को कहकर दोनों गड्ढे भरवा देती है। जब 2 गड्ढे भर जाते हैं तो जज साहब आकर देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, भाई ये मेरी परमिशन के बिना कैसे हो गया। जब वो पता करते हैं तो माली कहता है कि मैडम ने कहा था। तो उसके बाद वो दोबारा से वो दोनों गड्ढे खुदवा देते हैं। तो अब ये सारी प्रोसेस चली। इस बीच में 2 फरवरी को जज साहब रिटायर हो चुके हैं। अब करते करते 10 फरवरी का दिन आ गया है। 10 फरवरी साल 1970, यानी कि 1 हफ्ता उनकी रिटायरमेंट को हो चुका है। पूजा के लिए उन्होंने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी। माली, अर्दली और बाकी जो नौकर थे उन सबको कहा कि आप घर चले जाइए, आप अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कीजिए और मैं अपने घर वालों को भी बाहर ले जाऊंगा, बाहर ही डिनर करूंगा। तो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बेटी के साथ वो बाहर चले जाते हैं। वहां से आते हैं, घर में भी खाना खाते हैं। तो इस तरह से सेलिब्रेशन होता है। और फिर 11 फरवरी 1970 का दिन आता है। अब 11 फरवरी को जब सुबह उनके नौकर, उनका स्टाफ घर पर आया तो उन्होंने पूछा कि सर, मालकिन भी नहीं दिखाई दे रही है और बेटी भी नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ चले गए हैं। तो जज साहब कहते हैं कि अचानक उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था, इस वजह से वो यहाँ से निकल गए हैं और जो है उन्हें अचानक ही सुबह गाड़ी पकड़कर जाना पड़ा। तो उन्हें पहले थोड़ा अजीब लगता है, मगर फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मली चल पड़ता है। तो 11 फरवरी 1970 को जब स्टाफ आया था तो उसके बाद वो ये जवाब दे देते हैं। थोड़ी देर बाद नौकर की नजर पड़ती है बाथरूम से निकलने वाले पाइप पर। अब पाइप से लाल रंग का पानी निकलकर आ रहा था। तो वो जाकर बाथरूम में देखते हैं तो बाथरूम में जज साहब अपने कपड़े धो रहे हैं। पिछले 1 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जज साहब अपने कपड़े धो रहे थे और जब वो कपड़े का पानी निचोड़ कर आ रहा था बाहर तो वो लाल रंग का आ रहा था। तो फिर भी माली और अर्दली ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नौकरों ने ध्यान नहीं दिया और उस बात को आई गई कर दिया गया। पर थोड़ी देर बाद घर के नौकर फिर से चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि घर में जो गड्ढा था वो भरा जा चुका है, एक गड्ढा भरा जा चुका है। उसके बाद वो हैरान रह जाते हैं कि ये गड्ढा कैसे भरा गया, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। अब फिर 14 फरवरी का दिन आता है। 14 फरवरी को जज साहब फोन करते हैं गुवाहाटी अपने रिश्तेदार के यहाँ, जहां पर बाकी की 2 लड़कियां पढ़ रही थी। वो अपनी दोनों लड़कियों को कहते हैं कि बेटा आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर कुछ जरूरी काम है। और रिश्तेदार जिनके यहाँ वो पढ़ रही थी तो वो कहते हैं कि अभी मार्च में इनके पेपर है, फरवरी का महीना चल रहा है, ऐसे में इन्हें वहां पर भेजना सही नहीं होगा, इनकी पढ़ाई का काफी नुकसान होगा। जज साहब कहते हैं कि काफी जरूरी काम है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको भेजना ही पड़ेगा। तो उसके बाद 25 फरवरी को इनकी लड़कियां बस में बैठकर वहां पहुंच जाती हैं। और जब वो वहां आती हैं धुबरी में तो जज साहब खुद लेने पहुंचते हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ गाड़ी में और अपने बच्चियों को लेकर आ जाते हैं। और घर में खूब लाड होता है, प्यार होता है, बातें होती हैं, जो क्या चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई चल रही है। तो एक नॉर्मल फैमिली में जैसा कुछ होता है तो वैसा ही जज साहब के साथ भी परिवार में हो रहा था। नौकर देख रहे थे कि बच्चियां आई हैं, जज साहब खुश हैं। इसके बाद फिर 26 फरवरी का दिन आता है। 26 फरवरी को जब पूरा स्टाफ सुबह देखता है तो वहां पर दोनों लड़कियां नहीं होती। जब नौकर पूछता है कि सर वो दोनों लड़कियां आपकी कहाँ गई, जोनाली और रूपाली, तो जज साहब कहते हैं कि वो दोनों जरूरी काम से कोकराझार चली गई हैं। वहां पर एक रिश्तेदार के यहाँ काम था तो इस वजह से उन्हें वहां अचानक भेजना पड़ा। तो नौकर हैरान होते हैं, मगर वो सोचते हैं क्या पता कोई जरूरी काम होगा, तो इसीलिए पूरा परिवार वहां पर चला गया है। तो अब 26 तारीख को जब ये सब कुछ होता है, थोड़ी देर बाद नौकर की नजर पड़ती है किचन के सामने जो गड्ढा किया गया था, जो पेड़ निकाला गया था, उस पेड़ का गड्ढा भी भरा जा चुका है। तो इसके बाद नौकरों को थोड़ा शक होता है, पर उन्हें लगता है कि जज साहब रिटायर हो गए हैं, अब शायद कुछ बात रही होगी तो इसलिए भर दिया होगा। तो अब दोनों गड्ढे भरे जा चुके हैं और परिवार भी पूरा अपने वहां पर जा चुका है, जरूरी काम उनको था। तो इसके बाद तकरीबन मार्च में पूरा महीना जज साहब वहां अकेले रहते हैं और एक नॉर्मल डेली रूटीन जो उनका चलता है वही उसी हिसाब से रोजाना चल रहा है और समय बीतता जा रहा है। अब पूरा मार्च का महीना बीत चुका है और अप्रैल के 13-14 दिन निकल चुके हैं। उसके बाद जज साहब वहां से जाने का फैसला कर चुके थे, घर खाली करना था। 15 अप्रैल को जज साहब अपना सरकारी बंगला छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद नए जज उस बंगले में रहने आ जाते हैं। और जैसे अप्रैल में जज साहब गए, उसके बाद नए जज जून के महीने में रहने आ गए, यानी जून 1970 में नए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज धुबरी के उस सरकारी बंगले में रहने पहुंच चुके थे। और जून के महीने से पहले आया था मई का महीना। 15 अप्रैल को जज साहब गए थे
और मई के महीने में साल 1970 में सिलीगुड़ी में उनका एक नौकर वहां का रहने वाला था, वहां पर उसका रिश्तेदार रहता था, वो सिलीगुड़ी में जज साहब को मिलता है। वो नौकर उनके घर में अर्दली के तौर पर काम करता था और नाम था जयप्रकाश। जब वो जज साहब को मिलता है, बड़ा खुश होता है और उन्हें कहता है कि सर मेरे लायक कोई काम बताइए। उसके बाद जज साहब सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक होटल में रुका हुआ हूं, मगर 2-3 दिन मैं आपके घर रहना चाहता हूं। और वो भी मना नहीं कर पाता क्योंकि जज साहब का काफी वफादार नौकर रहा था। तो 2-3 दिन जज साहब अपने अर्दली जयप्रकाश के घर सिलीगुड़ी में रहते हैं। जज साहब ने बताया यहाँ पर लोकल ही एक होटल है, होटल सेवॉय, जहां पर मैं रुका हुआ हूं, पर अभी फिलहाल 2-3 दिन आपके घर पर काटना चाहता हूं। अब मई का महीना हो चुका है, जून भी आने वाला है। ऐसे में जो उनकी पत्नी पुतुली राजखोवा थी, उनके भाई पुलिस में अधिकारी थे। पुतुली राजखोवा के भाई जो आसाम की पुलिस थी उसमें डीआईजी के तौर पर तैनात थे, जिनका नाम था ब्राता शर्मा। ब्राता शर्मा वहां पर डीआईजी थे, उनका अच्छा रौब था और अपनी सिस्टर से उनकी हर चौथे पांचवें दिन बात हो जाया करती थी। पर अब उनकी बात फरवरी से लेकर मई के महीने तक अपनी सिस्टर से नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा कि घर में परिवार में आदमी बिजी हो जाता है, शायद इस वजह से बात नहीं हुई है। पर जब काफी समय हो गया तो वो भी हैरान परेशान कि आखिर हुआ क्या है। जज साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो जज साहब का भी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनके जो पत्नी के भाई यानी उनके साले थे, तो वो काफी हैरान हुए और काफी दुखी हुए। अब जो जज साहब की पत्नी के भाई थे ब्राता शर्मा, वो सीधे पहुंच जाते हैं असम के धुबरी, जहां से जज साहब अपना बंगला खाली कर चुके हैं और नए जज साहब आ चुके हैं। तो वहां पर वो जज साहब से बात करते हैं, वहां पर जो स्टाफ है उनसे बात करते हैं, तो उन्हें कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं मिलती जो उन्हें सस्पिशियस लगे। मगर एक किरदार उनके कान खड़े कर देता है, वो है जयप्रकाश। जयप्रकाश जो कि अर्दली के तौर पर काम करता था, उसने कहा कि मुझे जज साहब मिले थे सिलीगुड़ी में और वो 2 दिन मेरे पास भी रहे थे। हालांकि उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे शक हो, क्योंकि उसे खुद को भी शक नहीं था। तो उसने इतना जरूर बताया कि जज साहब कुछ परेशान लग रहे थे, कुछ ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात से दुखी हैं और बस 2-3 दिन मुझे मिले। उन्होंने मुझे बताया मैं होटल सेवॉय में रुका हुआ हूं, मुझे जरूरी तुम्हारे घर पर ठहरना है 2-3 दिन। तो वो ठहर कर वापस चले गए। तो उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट उनसे नहीं हुआ है। अब इसके बाद डीआईजी साहब को अब यहां पर दाल में कुछ काला लगा। वो सीधा वहां पर सिलीगुड़ी में पहुंच गए और सीधे होटल में ही पहुंचे, होटल सेवॉय में। जब सेवॉय होटल के स्टाफ को पता चला, वहां के मैनेजमेंट को पता चला, तो पूरा मैनेजमेंट भी वहां पर पहुंच गया कि डीआईजी साहब आए हैं। अब वो सीधा उस होटल के सारे कमरे तलाशने लगे। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस कमरे में जज साहब ठहरे हुए हैं। जब देखा, जाकर दरवाजा खोला, तो जज साहब काफी दुबले पतले हो चुके थे, पहले से काफी कमजोर अवस्था में नजर आ रहे थे। मगर जज साहब ने जैसे ही अपने डीआईजी साले को देखा तो वो थोड़ा डर गए, सहम गए और फिर उन्हें पता नहीं चला कि कैसे बिहेव किया जाए। अब डीआईजी पूछता है कि मेरी बहन और आपके सारे तीनों बच्चे, जो तीनों बेटियां हैं, वो कहां पर हैं। जज साहब कहते हैं कि मैं सीधे खुद कुछ नहीं बता सकता, मैं एक कागज पर लिखकर आपको दे सकता हूं। वो कागज पर लिखते हैं कि मेरी पत्नी यानी पुतुली राजखोवा बाथरूम में गिर गई और गिरने से उनकी मौत हो गई। उसके बाद जैसे ही बड़ी बेटी जो घर पर मौजूद थी उसे पता चला, उसने नींद की गोलियां खा ली और वो इस दुनिया से चली गई। उसके बाद जब उन्होंने अपनी छोटी बेटियों को घर पर बुलाया, तो जैसे ही वो कार से अपनी छोटी बेटियों को घुमाने बाहर ले गए थे ब्रह्मपुत्र नदी के पास, वहां पर जैसे ही उन्होंने अपनी बेटियों को ये बात बताई तो उनकी बेटियों ने नदी में छलांग लगा दी और दोनों बेटियां भी इस दुनिया से चली गई। इस वजह से वो बहुत दुखी हैं और सदमे में है। अब इस बीच जब उन्होंने ये सब कुछ लिख कर दिया, पुलिस उसको देखने लगी, डीआईजी खुद देखने लगे। जज साहब दूसरे कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर में एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। डीआईजी साहब खुद भागकर जाते हैं और देखते हैं तो चाकू से जज साहब ने अपने आप को मारने की कोशिश की। वो चाकू अपने पेट में आधा मार चुके थे और जिसके बाद उनकी चिल्लाहट की आवाज आई थी। अब जज साहब, पुलिस, सारा स्टाफ, सारा होटल ये देखकर हैरान था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। खुद डीआईजी साहब नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये अचानक से सब कुछ क्या हो गया। उनके सिर पर एक पहाड़ टूट पड़ा था। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ करती है और 9 अगस्त 1970 का दिन आता है। जज साहब बताते हैं कि मैंने ही अपनी बेटियों और अपनी पत्नी को मारा है, मैंने ही उनका कत्ल किया है, मैं ही उनका गुनहगार हूं। जब ये
बात वो कबूल कर लेते हैं तो डीआईजी भी टूट जाते हैं, वो रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर जज साहिब ने ऐसा क्यों किया, एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऐसा कैसे कर सकता है। अब जब जज साहब से और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी पत्नी और बेटियों को मारा और अपने घर में ही जो गड्ढे किए गए थे उनमें उनकी लाशें दफना दी। और इसके बाद डीआईजी और हैरान हो जाते हैं, पुलिस हैरान हो जाती है और फौरन हरकत में आती है। और 11 अगस्त 1970 9 तारीख को जज साहब कबूल करते हैं और सारी बात बताते हैं। 11 तारीख को डीआईजी अपनी पूरी टीम के साथ धुबरी में पहुंच जाते हैं, उसी घर में जहां पर जज साहब रहा करते थे और जहां पर नए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह रहे थे। उसके बाद जो नए जज साहब थे उनको पूरा मामला समझाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आपके घर के जो लॉन है उसमें जो गड्ढे किए गए थे और जो भरे गए हैं उन्हें एक बार दोबारा से वहां पर खोदना है, चेक करना है कि क्या वहां पर लाशें दफनाई गई हैं। जज साहब से परमिशन ली जाती है तो अगले दिन से गड्ढे खोदने शुरू किए जाते हैं और वहां पर लाशें मिलती हैं। लाशें खराब अवस्था में मिली मगर वहां पर लाशें मिली, उनके कंकाल मिले। उसके बाद पुलिस समझ गई, डीआईजी साहब समझ गए कि ये हत्या जज साहब ने ही की है। अब उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू होनी थी जो कि 13 नवंबर 1972 से शुरू हुई। स्पेशल जज को अपॉइंट किया गया और इस मामले की सुनवाई अदालत में लंबे समय तक चली। 12 नवंबर साल 1972 को उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। उन पर अदालत रहम नहीं खाती और सजाए मौत की सजा दे दी जाती है। आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत यह पूरा मामला चलाया गया था, जिसमें कि जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को रिटायरमेंट के बाद उनकी पत्नी और बेटी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया था। अब 27 जनवरी 1973 को जब उन्हें सजाए मौत मिली तो उसके बाद जज साहब काफी निराश और काफी दुखी थे। इसके बाद उपेंद्र नाथ राजखोवा ने निचली अदालत के फैसले को, जो कि फांसी की सजा थी, उसको बदलने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, मगर हाई कोर्ट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर मामला राष्ट्रपति के पास गया। 1976 में राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया और 14 फरवरी साल 1976 को शनिवार के दिन जोरहाट में उपेंद्र नाथ राजखोवा, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे थे, उनको फांसी दे दी गई। ये शायद पूरे देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी जब किसी जज ने किसी की हत्या की थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सीधी 4 हत्याएं की थी, वो भी अपने परिवारजनों की। इस पूरी घटना के बाद जो नए जज आए थे उन्होंने ये बंगला खाली कर दिया और उस जमीन पर उसके बाद कोई सरकारी अधिकारी रहने नहीं आया, उस घर में कोई रहने नहीं आया। उसके बाद वहां पर जब काफी लंबे समय तक ये जगह, ये घर खाली पड़ा रहा तो उसे जुडिशियल बिल्डिंग के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया गया। और इस पूरे कत्ल की जो कहानी थी, पूरी जो ये 4 लोगों की हत्या हुई थी, इसमें 3-4 बड़ी अजीब चीजें पूरे केस में देखने को मिली। एक तो इसमें कोई सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं देखने को मिला, कोई गवाह नहीं देखने को मिला। जो भी फैसला अदालत ने सुनाया वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर सुनाया, यानी जो भी सर्कमस्टांसेस थी उनको देखते हुए सुनाया। उसके बाद जज साहब ने जो कबूलनामा उनका था वो सुनाया, मगर कोर्ट में उन्होंने अलग तर्क रखे। मगर जो पुलिस ने जो भी एविडेंस, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस वहां पर प्रस्तुत किए थे उससे कोर्ट पूरी तरह सहमत थी। उसके बाद उन्हें सजा दी गई। मगर यहाँ पर 3-4 चीजें अभी तक सवाल ही हैं, आज तक भी सवाल हैं। वो सवाल इसलिए हैं कि जज साहब ने अपने परिवार के 4 मेंबरों की हत्या क्यों की, अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या क्यों की, यह आज तक भी सवाल ही है। इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, हत्या का कारण ही पता नहीं लग पाया। दूसरी चीज कि क्या जज साहब ने यह पहले ही प्लान किया था या फिर जज साहब ने किसी घटनाक्रम के बाद, घर में कोई लड़ाई हुई उसके बाद यह सब कुछ प्लान किया। तीसरा सवाल, क्या उपेंद्र नाथ राजखोवा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दुखी थे या फिर पर्सनल लाइफ से दुखी थे। अब चौथा सवाल यह है कि क्या वो किसी अवसाद से ग्रस्त थे। हालांकि जब उनके सारे टेस्ट करवाए गए तो उस समय उनके अंदर कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी, ऐसी बात उभर कर नहीं आई। मगर आज तक इन हत्याओं का कारण पता नहीं लग सका है, कारण सामने नहीं आया है और ये अभी तक भी राज ही बना हुआ है। तो कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कितने भी पावरफुल, कितने भी अमीर हो जाएं, आप कानून से बड़े नहीं हो सकते। कानून हर व्यक्ति के लिए बराबर है। अगर आप क्राइम करेंगे, कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसे एक दिन कानून पकड़ ही लेगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जय हिंद।